बताया है किस तरह उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व की हैं ताकि हमें पता चला कि जो हम लैपटॉप्स या कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं उसमें इंटेल्स के चिप्स वगैरह माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले ये, और इस केस में सबसे प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई की हैं, फिर उसके अगेंस्ट उसकी डेवलपिंग स्ट्रेटजीज बनाई हैं, फिर उसको उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया है, फिर उसके बाद उनका इफेक्टिव रिजल्ट्स चेक किए हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट भी किया है उन्होंने अपना। सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जिस तरह हमारे पास और ब्रांड्स हैं, जिस तरह एप्पल है, हमारे पास मैकडोनल्ड्स वगैरह थे, उन सारों के अपने अपने उनको हर कोई रिकग्नाइज करता था। कोई भी अगर किसी ने कोई एप्पल का नाम लेता तो वो रिकग्नाइज होता था। उस वक्त तो एप्पल्स की जो चिप्स वगैरह थी वो भी थी जिसको ये किया जाता था, चाहे लोग वेल नॉन थे उन चीज़ों से। लेकिन इंटेल की चिप्स वगैरह से कोई वेल नॉन नहीं था क्योंकि लोग कंप्यूटर बाय करते थे और कंप्यूटर के अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था किसी को कुछ आइडिया नहीं होता था कि उसके अंदर क्या है, क्या प्रोसेसर है, क्या नहीं है। वो बस एज अ कंप्यूटर को ही लेके चलते थे, उसके अंदर के जो चीज़ें होती थी वो उसको नहीं देखते थे। उन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि मतलब अगर हम किसी के अगर हमारी ये चीज़ है, अगर कोई और कंपैटिटर भी आ जाता है, चीज़ अगर चेंज भी हो जाती है तो कंज्यूमर को तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या चीज़ पहले यूज़ कर रहे थे और बाद में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। उसको देखते हुए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, वो मैं आगे आपसे एलाबोरेट करता हूँ फर्दर। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इस तरह किए थे कि इंटेल कॉप प्रोग्राम्स मार्क द बर्थ ऑफ द ब्रांड इंटेल। ये इंटरनल जो प्रोग्राम कॉप मार्क है इन्होंने बनाया था इंटेल के नाम से। द प्रोग्राम इनिशिएटेड टू लेविएट इंटेल एज अ ब्रांड थ्रू थ्री स्टेप्स। इन्होंने तीन स्टेप्स एक इस तरह के किए थे कि वो लोगों तक और लोगों तक पहुंचाई जाए ब्रांड अवेयरनेस वगैरह। इन्होंने सबसे जो इनकी ने बनाना स्टार्ट किया था। फिर एक प्रॉफिटेबल प्रोग्राम स्टार्ट किया था प्रोपोजिशंस का। तो उन्होंने स्टार्ट की अवेयरनेस शुरू किया साइन बोर्ड के थ्रू और अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्होंने अपने अपना इमेज क्रिएट करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फिर उन फिर उन्होंने अपना जो है अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू किया। इंटेल ने अपने अपने आप को तो इन्होंने मार्केट में इनकार ही लिया था एज ब्रांडिंग के उस पे। तो फिर इन्होंने अपनी कैंपेन एक स्टार्ट की कि एजुकेट किया जाए अपने सेल्स पर्सन को जिनके साथ मतलब ये मर्जर करके अपनी प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे थे उनको अवेयर किया जाए कि हम क्या चीज़ इसमें दे रहे हैं क्या चीज़ नहीं दे रहे। और फिर उसी तरह एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर जो ये यूज कर रहे हैं और विद अदर टेक्निकल jargon जो इनके कंपैटिटर्स वगैरह थे उनके बारे में इन्होंने कंपैरिजन करके उनको बताया कि हमारी चीज में क्या है और उनकी चीज में क्या है। मैनी कंज्यूमर वर अनसर्टन अबाउट द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सारे काफी कंज्यूमर थे जिन्हें तो पता ही नहीं था कि ये दे रहे क्या है और उनकी रिलायबिलिटी क्या है और क्वालिटी क्या है। फिर इंटेल ने जो वे एक चूज किया था अपनी प्रोडक्ट को वो करने के लिए, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कंज्यूमर्स को कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो तरह है। जो मुख्तलिफ उन्होंने कंप्यूटर्स वगैरह लॉन्च किए उसके अंदर लोगो बना के यूज किया इंटेल इनसाइट के नाम से। जब इंटेल इनसाइट का लोगो उन्होंने हर जिस तरह अभी भी आप देखते हैं जो डेल वगैरह या आईबीएम वगैरह के लैपटॉप्स वगैरह होते हैं या कंप्यूटर होते हैं उसके ऊपर लोगो एक लगा होता है इंटेल इनसाइट का, ताकि हर किसी को अवेयरनेस शुरू हो कि हमारे जो हमने बना हम जो चीज़ बना रहे हैं वो इस लैपटॉप के अंदर है कि नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फिर उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन स्टार्ट की बिफोर ऑप्टिंग द इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। उन्होंने
अपनी इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग, जो मैंने आपको बताया कि अपना लोगो जो था वो हर लैपटॉप या जो भी जिधर उनकी चिपसेट्स वगैरह यूज कर रहे थे, जिधर भी उधर उन्होंने अपना लोगो लगाना स्टार्ट किए थे। तो वो उनको उनकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ बेनिफिट्स भी हुए, लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी थोड़ा सा एक उन्हें सामने आ रहे थे कि वो जो उन्होंने लोगोज वगैरह लगाए थे वो उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो थी, जो उनके अलायंस वगैरह थे, जिस तरह आईबीएम के साथ उनका अलायंस हुआ हुआ था, तो अगर वो कहते हैं कि फर्दर वो उन्होंने अगर कोई चीज लॉन्च कर ली आईबीएम ने या डेल वगैरह ने, तो फिर हम किस तरह चलेंगे, क्योंकि अगर वो अपनी कोई चिपसेट्स उसको भी देख के चलना, इन्होंने उसको किया, उसकी मार्केटिंग की, जो आईबीएम था या डेल था उनकी भी मार्केटिंग साथ साथ चले और अपनी भी ये करें। इन्होंने इस वजह से एड में जितना था उसमें साथ इनको भी वो करते बताते थे, और उसके बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, और साथ साथ अपने मॉडल की एडवर्टाइजमेंट भी करते थे साथ ही। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फिर जब इन्होंने ये अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, तो फिर उसके लिए इनका लोगो था जो ऑलवेज उन्होंने सब ब्रांड्स के ऊपर वो किया था, और फिर अपने ओईएम्स को इनिशियली शॉर्ट टर्म से उन्हें कन्वेंस किया, मतलब जो कंज्यूमर थे इनके और जो कंपनीज थी जिनके साथ ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे थे उन्हें पहले वो किया। फिर इन्होंने अपनी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट एम भी स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन रैदर कम्युनिकेशन दस एनेबलिंग अ ब्रांड कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब जो इनका कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट ब्रांड का जो इनका कनेक्ट स्टार्ट हो जाए, इन्होंने फिर वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ। और इन 2000 टू 2005 टू 7 जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट में बताता हूँ, उसमें इनकी जो कंपनी थी वो टॉप 5 में आ गई थी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। द इंटेल इनसाइड कैंपेन जो इन्होंने स्टार्ट की थी, उसका एक मैंने ये वो इनकी जो थी कटिंग थी न्यूज़पेपर की, वो मैंने एक इसके साथ लगाई है, जो इन्होंने कटिंग उसके अंदर लगाई थी, कि मतलब हर किसी को ताकि अवेयरनेस दे सकें कि इंटेल हम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंटेल होना चाहिए, ताकि इनके कंज्यूमर्स वगैरह को पता चले कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें इंटेल है कि नहीं है। ब्रांड अवेयरनेस, बेसिकली ये स्ट्रेटजी जो थी ब्रांड अवेयरनेस की थी, अपने ब्रांड को अवेयरनेस करवाना था, अवेयर करवाना था, ताकि जो भी कल कोई कस्टमर अप्रोच करता है तो वो इसके साथ कंबाइन रहे, और जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जिस तरह कोई नेक्स्ट प्रोडक्ट उन्होंने लेनी है तो ताकि उसे वो साथ साथ देखता भी रहे। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी इनकी एक उसी तरह इनसाइड कटिंग था न्यूज़पेपर की, उसमें भी इन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए इन्होंने कॉलम्स वगैरह और टीवी लिखे थे, जिसमें इन्होंने अपनी ब्रांड के बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की थी। नेक्स्ट स्लाइड। ये इंटेल के लोगो थे। 1968 से 1990 तक ये फर्स्ट लोगो था, फिर इंटेल इनसाइड 1990 से 2005 तक इंटेल इनसाइड का लोगो न्यू आया था इनका। फिर उसके बाद से अब अपवर्ड ये 2006 से आगे नेक्स्ट ये लोगो चल रहा है इनका, और भी लोगो चेंज हो रहे हैं बेसिकली, लेकिन ये तीन लोगो इनके मोस्ट प्रेफरेंस लोगो है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। फिर इन्होंने जो अपना प्रोग्राम था उससे असेस किया, अवेयरनेस तो देने के बाद, अवेयरनेस ऑफ इंटर लोगोस प्रायर टू आईबी स्ट्रेटजी वाज द मर्ज 24% इन यूरोप पीसी मार्केट, मतलब इनके जो थे 24% यूरोपियन पीसी जो कंप्यूटर की मार्केट से उसमें शेयर इनके इंक्रीज हुए, और विद इन 2 years आफ्टर लॉन्चिंग द लोगो इन एवरी सिस्टम, फिर इनका 94% तक शेयर चला गया था। वर्ल्ड वाइड सेल्स जो थी इनकी वो 63% बढ़ी थी, 63% तक अब अपलिफ्ट हो गई थी। इन 2002 इंटेल ने जो था वो अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर ये एंटर हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये इसके टॉप थे, इसने जब ये टॉप 10 में आ गई थी, उसमें टॉप 10 में जैसा कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम,
जी इन सारों को तो सारे अवेयर करते थे, उसके बाद इंटेल को भी अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई थी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह, ये वैल्यू उसमें मेंशन आपके सामने आ रही होगी। इसने अपने प्रॉफिट इस तरह इंक्रीज किए थे, ये ग्राफ चार्ट मैंने एक बनाया, उसमें देख लें आप कि उसने किस तरह मतलब अर्निंग किए थे। इसने 100 मतलब अपने 100% से विद इन 12 ईयर्स ये 500% अपने शेयर्स को अप्रोच कर गई थी। मतलब 1990 से 1998 तक इसने ऑलमोस्ट 500% शेयर अपने अपनी जो वैल्यू थी ब्रांड की वो अपलिफ्ट कर दी थी। तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये इसके 2001, 2, 3, 4, 5 और 6 ईयर के लिवरेजिंग ब्रांड इक्विटी है, वो आपको नजर आ रही होगी कि इसने कितना किस तरह प्रोसेस किया और कितनी जल्दी इंटर बैंड रैंक में अपने आप को नंबर 5 पोजीशन पे लेकर आ गए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सर। थैंक यू सर फॉर योर पेशेंस। G, if you have any question, suggestion or comment on the presentation of Vakas, you can raise your hand or else you can talk directly. किसी ने कुछ सवाल पूछना? ब्रांड इक्विटी का सर कॉन्सेप्ट क्या था, जरा बताइए जी। कौन सा ब्रांड इक्विटी क्या था? ब्रांड इक्विटी का कॉन्सेप्ट तो उस तरह नहीं था। बेसिकली जो इसके कंपैरेटर्स में ब्रांड थे, ये जो आप लिवरेजिंग ब्रांड इक्विटी कह रहे हैं, ये बेसिक ये था कि जो इसके ब्रांड से ना, जो इसके कंपैरिजन में ब्रांड्स थे उनके साथ इनका कंपैरिजन किया गया था। जो मैंने आपको बताया कि ये टॉप 10 जो कंपनीज थी उनके साथ, और फिर ये ब्रांड इक्विटी आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा कि ब्रांड के साथ इनकी जो अदर ब्रांड्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है, उसको ये ब्रांड इक्विटी का नाम दिया जाता है बेसिकली। और उसमें ये 5th नंबर पे थी तो सरकारी थी। जी विकास, ब्रांड इक्विटी क्या होती है? कंपेयर करते हैं आप कह रहे हैं ना बाकी कंपनी से, ये होती क्या ब्रांड इक्विटी? आपने जाकर देखा गूगल से या चेक किया? सर ब्रांड इक्विटी बेसिक यही होता है कि मतलब जिस तरह हम एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ इक्वल रख के देख रहे होते हैं कि उसने इस अरसे में कितना बिजनेस किया और उसमें कितना बिजनेस किया, उसके हिसाब से जो सर हम कॉस्ट में पढ़ते हैं कि हमारी इक्विटी रेज हो गई है या उस तरह हो गया, वो सीन होता है। जी तो वो बताएगा ब्रांड इक्विटी क्या होती है? गूगल पे तो सर वर्थ ऑफ अ ब्रांड को शो कर रहा है, वर्थ ऑफ ब्रांड की। जी एक होता है कस्टमर शेयर। कस्टमर शेयर ये एक कस्टमर आपके बिजनेस का कितना शेयर आप उसकी लाइफ से लेते हैं। लेट से एक बंदा है वो पानी इस्तेमाल करता है नेस्ले का, जो नेस्ले के वो पानी परचेज करता है, ये कस्टमर शेयर है उसके लिए। नेस्ले के लिए लेट से सलमान या वकास का कंपनी शेयर एक पूरे साल का वो जो उसने मिनरल वाटर उसको कंज्यूम किया है, लेट से 10,000 का किया है, तो वो उसका कस्टमर शेयर था। फिर एक होती है कस्टमर लाइफ। थ्रू आउट कस्टमर अपनी एक लाइफ में वकास या सलमान शुरू से लेके एंड तक कितना बिजनेस देते हैं एक ब्रांड को या कंपनी को। अगर नेस्ले की बाकी प्रोडक्ट्स भी और सब कुछ मिला के हम कहते हैं कि कंज्यूमर एक जो है वो 14 साल की उम्र में उसने पहली चीज परचेज की थी नेस्ले की और 60-70 साल तक वो चीज परचेज करता रहा, तो ये जो सारा है कस्टमर लाइफ शेयर है जो उसका है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उसको बोलते हैं। एक बिजनेस के लिए एक कस्टमर जो पूरी जिंदगी उसकी चीजें कंज्यूम करता है अपनी पूरी लाइफ टाइम के अरसे में, ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है। और जब हम तमाम कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को मिला लेते हैं तो वो एक ब्रांड की इक्विटी बन जाती है। कोका कोला की ब्रांड इक्विटी क्या होगी? जितने भी कंज्यूमर है इस दुनिया के अंदर आज तक उन्होंने जितनी कोका कोला की प्रोडक्ट परचेज की होंगी, जितना भी बिजनेस दिया होगा, चाहे वो 5 साल की उम्र से लेके 90 साल तक की उम्र तक अपने बिजनेस देते रहे होंगे, जब हम उसको ऐड कर लेंगे तमाम कंज्यूमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को ऐड करेंगे तो ब्रांड की इक्विटी बन जाती है एक। फिर ये देखते हैं कि पेप्सी की ब्रांड इक्विटी कितनी है और कंज्यूमर की ब्रांड इक्विटी कितनी है। ब्रांड इक्विटी ये होती है बेसिक। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट लिया बेसिक ये था ना कि इनकी जो 2001 में ब्रांड इक्विटी ये थी कि मतलब इनका जो बिजनेस था, जो मतलब अगर जिसकी इक्वल वो आता है ना, मतलब ये कहते हैं कि एक ब्रांड की वर्थ कितनी है
या उसके ये जो हम पढ़ते हैं कॉस्ट में कि मतलब अगर ये ब्रांड को कोई परचेज करे तो उसकी इक्विटी क्या बनती है, क्या वो पैसे कितने पे करेगा, मतलब उस वक्त की वर्थ क्या है, वो इस तरह होती है। 2001 में इनकी वर्थ ये थी, 2002 में थी, 3 में ये थी, और ये इंटर ब्रांड रैंक में जो थी ये 5th नंबर पे थी अपने। सबसे 1 पे कोका कोला थी, और वो फिर सेकंड में मैकडोनल्ड्स, और फिर आईबीएम, और फिर जीई थी, और फिर नंबर 5th नंबर पे ये थी। यही मैंने उसमें ये। और किसी ने कुछ पूछना है जी? मतलब सर एक लिहाज से हम मार्केट शेयर को कस्टमर शेयर से रिलेट कर सकते हैं। जी कस्टमर शेयर जो है वो एक टाइम जो कस्टमर एक परचेज कर रहा है चीज आपकी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये है कि अपनी पूरी लाइफ में वो जितनी चीजें परचेज करता है। और फिर सर हमने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा था ना मार्केटिंग में, बोस्टन कस्टमर ग्रोथ मैट्रिक्स, तो उसमें मार्केट शेयर थी, मार्केट ग्रोथ। जी तो जो मार्केट जो ग्रोथ है वो तो यही होता है कि कितनी वो अपनी प्रोडक्ट्स नई जो है वही ब्रांड लेकर आ रहा है। फॉर मार्केट एग्जांपल ग्रोथ कितनी जल्दी जो है वो मार्केट ग्रो कर रही है, उसकी कितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ रही है। मार्केट ग्रोथ ही होता है कि लेट से एक महीने में 2 लोग कोला पीते थे, आज 2000 पी रहे हैं, 2 लाख पी रहे हैं, ये उसकी ग्रोथ है। मार्केट कितनी जल्दी ग्रो की है उसकी कंज्यूमर कितने बड़े हैं, तो ये मार्केट ग्रोथ है। मार्केट शेयर कंपैरेटिवली अगर लेट से कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक मार्केट है तो 100 में से कितनी कोका कोला के पास है, ये उसका मार्केट शेयर है। कंपैरेटिवली उसने 100 से कितना परसेंट मार्केट को वो सर्व कर रहा है। मार्केट लीडर जो है वो मार्केट शेयर की बेस पे बनता होता है। बहरहाल आयशा, इसके अंदर OEM लिखा हुआ था, वो क्या चीज थी OEM? आयशा नवाज, सर OEM इसके अंदर लिखा हुआ था। OEM जो है वो क्या चीज? OEM यहाँ पर तो सर शो नहीं हो रहा जी, यहाँ शो नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये था जी OEM जी। इंटेल समझ आया होगा, तभी आपने भी पूछा होगा कि OEM क्या चीज है। जी मुकद्दस फातिमा, OEM क्या चीज है? जी वकास, OEM क्या चीज है? सर ये सर एब्रिविएशन है ना सर? सर एब्रिविएशन यूज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। जी जी। तो जब आपको चीज अगर नहीं पता चले तो आप वो फौरन जो है वो पूछ लिया करें जब प्रेजेंटेशन एंड होती है आपकी, क्योंकि अगर यही कल क्विज के अंदर सवाल में लिखा हो कि OEM क्या था तो फिर शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, इसलिए इस तरह की चीजें नोट किया करें अपने पास। जी और किसने कुछ पूछना हो? चलिए जी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। जी फातिमा तैयार हो जाएं आप। जी सर। एक जुहेब जो है ये ZOHAIB है, ये सैब के अंदर गलत इंटर हुआ हुआ है, कोशिश किया करें जब लिखें तो ZO लिख दें जी। ठीक है सर। आपकी आवाज मुकद्दस फातिमा काफी आहिस्ता आ रही है, जरा कोशिश करें माइक जरा पास रखें। सर अभी सही आ रही है? जी अब बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक मैं आज प्रेजेंट करना चाहूँगी द शेयर होल्डर कम्स लास्ट। और सर नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। ये एक केस स्टडी है जॉनसन एंड जॉनसन की एक मेडिकल प्रोडक्ट की। तो जो जैसा कि हमें पता है जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, 1886 में फाउंड की गई थी और उस वक्त ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी जिसमें फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस और कंज्यूमर गुड्स होते थे मोस्टली। कंपनी का क्रेडो ये था, लीडर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू दोज हु यूज जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लाइक अगर उनका जो लीडर है उसका उसकी प्रायोरिटी ये नहीं होती थी उसने अपने मार्केट शेयर कहाँ ले जाने हैं, उसने अपनी कंपनी को कहाँ ले जाना है, बल्कि उनकी प्रायोरिटी होती थी
कंज्यूमर्स जो उनके प्रोडक्ट्स यूज करते थे। नेक्स्ट प्लीज। इनकी एक प्रोडक्ट थी, मेडिकल प्रोडक्ट थी, टाइलिनॉल नाम की। ये एक इनकी सब्सिडियरी कंपनी थी, मैकनेल नाम की, वो प्रोड्यूस करती थी और ये यूएस बेस्ट सेलिंग पेन किलर थी अपने दौर की, जिसका उस वक्त मार्केट शेयर था 1982 में 35%। सर नेक्स्ट प्लीज। टाइलिनॉल पे क्राइसिस आ गया था 1982 में, जब इसकी मेडिसिन में साइनाइड की क्वांटिटी ऐड होनी शुरू हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा थी। उसमें लाइक एक कैप्सूल में वो 65% थी। साइनाइड एक केमिकल होता है जो बहुत ज़्यादा इंसान की हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है, और ये मोस्टली अगर आप नेचुरली देखना चाहें तो ये एप्पल सीड में पाया जाता है। एप्पल सीड जो है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर किसी को लाइक पाउडर फॉर्म में दिया जाए तो उसमें साइनाइड होता है और वो बंदे को इन लाइक कोमा में भी ले जाता है, उसको हार्ट अटैक या उसको फॉलेज तक पहुंचा देता है। साइनाइड इतना एक केमिकल होता है खतरनाक। उस वक्त जब ये मेडिसिन में ऐड किया गया तो उससे अचानक विद इन 2 डेज 7 लोग मर गए थे शिकागो में। और पूरा जो ये लाइक जिस तरह से हमारी पेनाडॉल ली जाती है, यहाँ पे टाइलेनॉल ली जाती थी उस वक्त, तो पूरा कंट्री जो था वो एक डर की कैफियत में आ गया था। और जो इनकी पुलिस थी और लोग थे, लाइक जो गवर्नमेंट एजेंसी थी, उन्होंने स्पीकर से गलियों में ऐलान करना शुरू कर दिया था कि प्लीज़ आप लोग ये मेडिसिन लेना बंद कर दें कुछ अर्से के लिए। सर नेक्स्ट। फातिमा मुकद्दस, ये जो एप्पल की सीड्स के अंदर साइनाइड होता है, ये आपने कहाँ पढ़ा सारा? सर ये मैंने एक मूवी में देखा और ये ठीक उसके है, बाद मैंने गूगल किया था। ठीक हो गया। मुझे भी यही अंदाजा था कि आपने मूवी देखी है। यस, अ, लेकिन फिर मैंने कहा ये तो मूवी में होगा, खुद से इन्होंने किया होगा, फिर मैंने इसको दोबारा गूगल किया था। जी, मुझे अंदाजा हो गया था कि जी। आप जो है वो हॉलीवुड शौक से वो बॉलीवुड शौक से देखती हैं। जी, उसमें सज्जल अली हमारी हीरोइन थी। चले आगे मूव जी करें। सर। खैर ये एक पब्लिक मैटर था जो पूरे कंट्री में उस वक्त बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से एफबीआई, मीडिया, जर्नलिस्ट, एग्जेक्टिव, बाकी कंपनियों के डायरेक्टर, सब लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे। जेरी टेलर नाम का एक बंदा था जो कि मेडिसन एवेन्यू एडवर्टाइजिंग जीनियस का था। उसने उस वक्त ये कहना मुनासिब समझा कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कि इस मेडिसिन को दोबारा अब कोई भी ऊपर नहीं ला सकता, ये अपने नाम से दोबारा कभी भी जो है ना मार्केट में नहीं आ सकती। जॉनसन एंड जॉनसन की ये प्रोडक्ट जो उस वक्त बेस्ट सेलिंग थी, पेन किलर, लेकिन इन्होंने इस तरीके से इसके साथ डील किया जॉनसन एंड जॉनसन ने कि यही बंदा बाद में ये कह रहा था कि मैं हैरान हूँ, मैं सोच नहीं सकता था कि इन्होंने कैसे इस मेडिसिन को दोबारा अपने मार्केट शेयर पर वापस लेकर आया है, जिस तरीके से इन्होंने प्ले किया इसके साथ। खैर उस जिस तरीके से ये डील किया गया तो उस वक्त इसको गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट का नाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था एक मेडिसिन जो इतने बुरे हालात से जाकर वापस अपने ही नाम के साथ दोबारा उसी प्रोडक्ट से इमर्ज होती मार्केट में। सर नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। जो इनके सीईओ थे जॉनसन एंड जॉनसन के, जेम्स बर्ग, उन्होंने उस वक्त कोई डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, वो डिसीजन नहीं होंगे बट वो राइट एंड रॉन्ग होंगे। इस सिचुएशन में हमें सही क्या है और गलत क्या है, करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें उनकी मैनेजमेंट और एफबीआई टोटली अगेंस्ट में थी कि आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे। जेम्स ने अपने प्रोडक्ट को रिकॉल किया तमाम आउटलेट से, जितने भी उनके आउटलेट थे वहां से उन्होंने वापस बुला लिया, और उसके बाद उनको इसका पूरा जो कॉस्ट था इस कंपनी को $100 मिलियन हुआ। फिर उन्होंने इसको टेम्पर प्रूफ बॉटल के साथ डिजाइन किया। तो नेक्स्ट कीजिएगा। जो इसमें स्टेप्स इंक्लूड थे जेम्स सीईओ ने जो लिए, वो ये थे कि उन्होंने 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई, जिसको उन्होंने कहा कि आपने इन 2 सवालों के जवाब सिर्फ ढूंढने हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे दोबारा से सेव करेंगे,
और हम उन लोगों को कैसे बचाएंगे जो ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप था ये जो कंपनी थी जॉनसन एंड जॉनसन, ये मोस्टली कभी भी जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इन चीज़ों में या प्रेस के सामने नहीं जाती थी, लेकिन इस कंपनी ने उस दौर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बनाई, एड्स लेकर आए थे। फिर उन्होंने अपने 2 टोल फ्री नंबर बनाए, एक जो था कस्टमर्स के लिए था, नॉर्मल पीपल के लिए, और एक जो था वो न्यूज़ एजेंसीज वगैरह के लिए इन्होंने किया था। फिर इन्होंने जो ट्रिपल सील पैकेजिंग अरेंजमेंट है उसको भी ये मार्केट में लेकर आए, जो उस वक्त इनको अवेलेबल नहीं थी। एक कंपनी इन्होंने हायर की और उसको बोला कि आप अभी हमें कहीं से अरेंज करके दें। उन्होंने खैर काफ़ी इसको मार्केट में ढूंढा और उन्होंने ये पैकेजिंग अरेंज करके दी, जो कि आजकल हमारी मेडिसिन में यूज़ हो रही है ऑलमोस्ट सब में। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी नेक्स्ट स्लाइड होगी भी है। जी जी जी, अभी शो हुई है। फिर उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया था, इसके साथ साथ कंपनी ने कुछ कैंपेन्स भी चलाए थे। और जब ये कैंपेन्स चलाने शुरू हुए थे तो टेलिनॉल का टोटल मार्केट शेयर 7% रह गया था। विद इन अ ईयर उनके पास 35 से 7% मार्केट शेयर आना और फिर उसको दोबारा बूस्ट अप करना एक बहुत ही चैलेंजिंग एक उनके लिए काम था। उन्होंने कंपनी ने प्रिंट एडवर्टाइज किया, उसके ऊपर लिखा थैंक यू अमेरिका, कि आप लोगों ने इतने मुश्किल हालात से गुजरने के बावजूद जो है हमारी प्रोडक्ट को रिकग्नाइज किया दोबारा से। और फिर कंपनी ने एक ये भी तमाम अपने जो कंज्यूमर्स थे उनको एक पैकेज कह सकते दिया कि भाई आपके पास जो पुरानी टेलेनॉल की मेडिसिन है आप लोग वो जो हमारी न्यू आई हैं उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके साथ कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने $40 मिलियन के कूपन्स भी दिए कि आप किसी भी टेलेनॉल प्रोडक्ट के परचेज के साथ आपको $250 के जो है ना कूपन दिया जाएगा। फिर सीईओ जेम्स बर्क ने एक सैटेलाइट वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड की, जो कि 30 शहरों में उसने मुनक्किद की। लाइक सर, नेक्स्ट कीजिएगा। इसका इन सब कैंपेन्स का इन सब का रिजल्ट ये था कि विद इन ईयर जो मार्केट शेयर था टाइलेनॉल प्रोडक्ट का वो 30% पे आ गया। पहले 35%, फिर वहाँ से डाउनफॉल आया 7%, एंड जब ये सब उसने स्टेप्स लिए तो वो 30% पे आ गया। थैंक यू सो मच। जी किसी ने कुछ पूछना हो, कमेंट करना हो, सजेस्ट करना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये बेसिक जो टेलिनॉल टैबलेट है ये अगेंस्ट डिस्प्रीन वगैरह, ये ब्लड प्रेशर की इस तरह कुछ था कि ये किस तरह फॉर किस कॉज के लिए ये सर दी जाती है अभी भी, क्योंकि ये तो अभी भी मेडिकल सोर्स में तो अवेलेबल है। पेन किधर बताया मुकद्दस फातिमा ने? जी मुकद्दस फातिमा। एक्चुअली सर हुआ ये था टेलनॉल ही, इसमें साइनाइड की काफ़ी ज़्यादा मिकदार शामिल हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट था इनके एंड पे, तो वो इसमें पॉइंट्स में होती थी तो ये परसेंटेज काफ़ी एक्सीड कर गई थी, तो हैजर्डस इसके इफेक्ट्स थे। फिर इन्होंने सारी रिकॉल कर ली थी और सारी कॉस्ट भी खुद बियर की थी। फिर ये जेम्स बर्की इनके सीईओ थे आई थिंक। तो बेसिकली सर ये क्रीडो का भी इन्होंने जिक्र किया है इसमें। तो क्रेडो जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन की एक बुक है जो पत्थर पे एक्चुअली इन्होंने लिख के ग्रीस में रखी हुई है। उस पे इनकी कंपनीज के सारे वैल्यूज और एथिक्स और इसके बारे में सारा लिखा हुआ है, और वो पत्थर पे हैं और वो चेंज नहीं हो सकते, जो लिख दिया गया एंड दैट्स इट, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। बेसिकली जी क्रेडो इसमें जो है वो ये है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं यूजुअली, पर इस कंपनी ने जॉनसन एंड जॉनसन ने जो है जिस तरह वो बता रहे हैं स्टोन के ऊपर लेके रखा हुआ है। जी और किसी ने कुछ पूछना हो या बताना हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। फातिमा का? जी सर। जी आपका, आपसे अभी सवाल पूछना है, आप हमसे क्यों पूछेंगे भी सवाल? सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा अच्छा है। मुझसे पूछना है, जी पूछें। सर मैंने इस केस स्टडी को 2-3 दफ़ा गो थ्रू किया, फिर पढ़ा, जी लेकिन जो डिसीजन हम लोगों ने देखे हैं, जो हमने पढ़े हैं अभी तक, हम्म मुझे
टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं समझ आया कि इसमें उन्होंने उससे रिलेटेड कौन सा डिसीजन लिया है, क्योंकि ये तो डिसीजन नहीं था। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इस चीज को कि हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, बस ये देखिए कि इस वक्त हमें सही क्या करना है। देखें, डिसीजन ये उन्होंने लिया कि हमने इसको ड्रॉप नहीं करना। जब आपने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है और 35% मन मार्केट लीडर का होता है, अगर वो 7% के ऊपर आ गया है और 7% के ऊपर चला गया है तो वो आपके डॉग के अंदर चला गया होगा, मार्केट शेयर आपका जो है वो ड्रॉप हो गया है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने इसमें रिसोर्सेज और इस्तेमाल करने हैं या नहीं करने, या आपने इसको ड्रॉप कर देना है इस प्रोडक्ट को, एसपीयू को। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक इन्होंने फैसला ये किया कि हम इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, दोबारा रिसोर्सेज पूल करेंगे। विद इन ईयर दोबारा उन्होंने वो जो है स्ट्रेंथ गेन कर ली, और साथ साथ इसके जो है किसी जो कंपैटिटर है उसने इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके उस तरह। अगर इतनी ही इन्वेस्टमेंट कोई कंपैटिटर भी करता उस टाइम के अंदर तो वो कामयाब हो सकता था। वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी और इनके लिए वो थ्रेट था। जब हम स्वॉट पढ़ते हैं, सर जी जी सर इसमें एक और चीज़ के सर इनकी जो क्रेडो है वो बेसिकली वो ये है कि जो इनके 1886 में ही कहा था कि we believe our first responsibility is to be the doctor, nurses, and patients, to mothers, others, and all others who use our products and services. तो उनका यकीन इस पे था कि हम अपने क्रेडो पे चलेंगे कि हमने और किसी का ख्याल नहीं रखना, हमने उन बंदों का ख्याल रखना है जो हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे सर इसको ये शेयर होल्डर कम्स द लास्ट कहा जाता है कि देखिए इन्होंने अपने अल्टरनेटिव्स और डिफाइन नहीं किए। इन्होंने ये नहीं किया कि ये सिर्फ उस बैच को मंगवा लिया जाए जिसमें वो पोटेशियम साइनाइड की जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा। इन्होंने सारा 31 मिलियन बॉटल्स इन्होंने वापस मंगवाए। तो ये लोग ये भी कर सकते थे कि नहीं सिर्फ वो बॉटल्स मंगवाते जो वो थे मतलब कॉन्टेमिनेट हुए थे, या फिर ये लोग ये भी कर सकते थे कि इसको बिल्कुल ही डिनाई करते कि ये हमारे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी कि ये इस चीज़ को छुपा भी सकती थी, और लेकिन इन्होंने वैसा नहीं किया। तो ये बेसिकली वो अपने क्रेडो पे चले। इन्होंने अपने इक्विटी का ख्याल नहीं रखा, अपने शेयर होल्डर का ख्याल नहीं रखा कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे शेयर होल्डर से ये पैसे तो सारे हमारे शेयर होल्डर के हैं, उनके ही जा रहे हैं। तो इन्होंने उनका ख्याल नहीं रखा, बल्कि इन्होंने क्या किया, ये अपने क्रेडो पे चले और अपने कंज्यूमर्स का इन्होंने ख्याल रखा है। तो जिसकी जी वजह से मैं समझता हूँ कि इन्होंने इसको शेयर होल्डर कम्स द लास्ट बिल्कुल रखा है। जबरदस्त जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, अगर यही चाहते, इतनी बड़ी कंपनी है और ये आराम से जो है ये 100 मिलियन जो इन्होंने इसको ठीक करने में लगाया, ये 5 लोगों के मरने को छुपा सकते थे। 100 मिलियन इन्वेस्ट करने के बजाय कम पैसों में भी ये अपने आप को बचा सकते थे। आपकी टोबैको कंपनीज जो है वो अपने आप को बचाती आ रही हैं आज तक। आपकी जो टेफ्लॉन कोटेड प्रोडक्ट्स हैं, टेफ्लॉन केमिकल है, इसको बचाते आ रहे हैं लोग आज तक। ये जो कोक और पेप्सी है, ये सिरप है, इट्स जस्ट अ सिरप, इसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं है, ये सिर्फ नाम बदलते हैं। ये मार्केटिंग की बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो आपके पास पेप्सी और कोक और 7 अप और ये सब कुछ है। ये सिर्फ सिरप है मुख्तलिफ किस्म के जो आपको देते हैं, सिर्फ मार्केटिंग का खर्चा है जो बेयर करना पड़ता है, और वो आपको हम सेल आउट करते हैं। वैसे ही इसके अंदर अगर ये कॉल कटेगी दोबारा, आपने इसी तरह हमें जिस हम ज्वाइन करते थे उसी लिंक पे आपने दोबारा ज्वाइन करना है। विद इन अ मिनट जो है ये कॉल एंड हो जाएगी, दोबारा हम यहीं पे ज्वाइन करेंगे। तो ये 100 मिलियन जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम खर्च करेंगे, और क्या डिसाइड ये भी किया कि हम इसको ड्रॉप नहीं कर रहे, नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे। शायद नई प्रोडक्ट लॉन्च करने में और मुश्किल हो। कई बार कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक चीज अगर बनी हुई हो उसके ऊपर से उसको बनाना दोबारा मुश्किल होता है। एक चीज को नया खड़ा करना, उसकी इमेज क्रिएट करना आसान होता है एज कंपेयर टू एक चीज जिसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। जैसे एक इसमें अमेरिका में जो यूज़ होता है वो टाइलनॉल, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इनका कंपनी का ओवरऑल जो 1986 में क्रेडो था बनाया था इनके फाउंडर ने, दैट इज वी बिलीव आवर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी इज टू द डॉक्टर्स, nurses and patients, to mothers and fathers, and to others who use our products and services.
Now, what is a credo? अभी credo is a similar to a company's mission. जो company का एक mission या objective mission statement होता है या उनके objectives होते हैं, that is basically called या उनके जो principles होते हैं. These are credos are very important because they help companies to define their corporate culture, articulate their values, and market their brands. Tylenol की तरफ आते हैं. Tylenol is also a pharmaceutical product that treats pain and fever. In 1882, the product Tylenol had a market share of 35%, which अगर हम अमेरिकन सोसाइटी को देखें तो अमेरिकन सोसाइटी भी काफ़ी ह्यूज है, वास्ट है, फैली हुई है, काफ़ी इनकी पॉपुलेशन है, तो कंसिडरिंग 35% ये काफ़ी बड़ा एक मार्केट शेयर होता है. अब हुआ इनके साथ क्या, इन September 1982 the product was contaminated with high quantity of potassium cyanide, which resulted in the death of several individuals, and that to be exact 7 individuals. ये हुआ कि पोटाशियम साइनाइड कैसे ऐड हुआ उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका कि इनके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कैसे आया, किसी ने खुद से ऐड किया या कोई मैकेनिकल या टेक्निकल इशू आया, तो ये अभी तक डिसाइड नहीं हो सका. लेकिन इसमें पोटाशियम साइनाइड की क्वांटिटी 65 मिलीग्राम तक आ गई थी एक टैबलेट में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग में पोटाशियम साइनाइड इज बेसिकली अ पॉइजन फॉर अ ह्यूमन बॉडी. तो वो इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा आ गई जिसकी वजह से लोग मरना शुरू हुए. और ये पता कैसे चला, जब फायर फाइटर्स ने देखा कि जो ये लोग मरे हैं सब ने टाइलेनॉल ली है, तो उससे रियलाइज हुआ कि ये टाइलेनॉल की वजह से ये डेथ्स जो हो रही हैं वो टाइलेनॉल की वजह से हैं. तो एक तरह से एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई. सर नेक्स्ट स्लाइड करें. अभी डिसाइड एंड कम्युनिकेट टू अदर्स, ये एक तरह की एक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर जो है ना वो डिसाइड करता है पहले एंड देन वो फिर कम्युनिकेट करता है. एक काफ़ी स्टाइल्स है डिसीजन मेकिंग के, जिसमें एक ये होता है कि एक लीडर डिसाइड कर लेता है या कम्युनिकेट नहीं करता, वो बस कहता है मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया. लेकिन एक उसमें एक स्टाइल ये कि एक जो लीडर है वो एक चीज़ डिसाइड कर लेता है, फिर वो कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि मैंने ये डिसाइड किया है, और उसके वजह बताता है कि मैंने ये क्यों डिसाइड किया है या किस वजह से डिसाइड किया. तो एट दैट टाइम James E. Burke was the CEO of the company, and James E. Burke was basically a marketing specialist, and he had been the CEO for 3 years. The day after the crisis broke, he began to considering the nationwide recall of Tylenol. और उसने ये सोचा कि मैं ये सारे प्रोडक्ट जो है ना वापस रिकॉल कर लूँ, और उसने he started calculating the rough estimate of his cost. He came up with a number of 100 million, but उसने ये कैलकुलेट किया और उसको पता चला कि ये almost that would cost me 100 million, but many were of the opposing view. As it might bring about a panic in the society. Amongst them were the FBI journalists. इनके अपने कंपनी के कुछ जो लोग थे टॉप मैनेजमेंट के, वो भी इस के फेवर में नहीं थे, क्योंकि एक इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, दूसरा ये कि पैनिक क्रिएट हो जाएगा. लेकिन वो इसी माइंड सेट का था कि नहीं, ये मैंने रिकॉल करना है. सो ही वेंट एंड फ्लू टू वाशिंगटन. वहाँ पे वो FBI के कुछ उससे रिप्रेजेंटेटिव से मिला, उन्होंने भी इनकार किया. फिर देन ही वेंट टू FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी. वहाँ पे वो बैठा हुआ था, तो सेम एक और केस इमर्ज हुआ दूसरी सिटी में कि जी टाइलेनॉल से जो है ना इसमें कुछ ये दूसरे केमिकल्स है, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा आ रही है. तो तब उन्होंने ये कहा कि ये दैट माइट बी समवन एल्स, कोई और कॉपी कैट कर रहा है इस चीज़ को. तो उन्होंने इसको इजाज़त दे दी, FDA ने इजाज़त दे दी कि जी आप रिकॉल कर लें. और उसने कहा कि आप रिकॉल कर लें. नाउ इफ अगर हम इसके इस डिसीजन को देखें, ये जो इन्होंने डिसीजन ली CEO ने कि हम रिकॉल करें, एंड दैट वुड कॉस्ट हिम 100 million almost, 100 million without taxes, and if we include the taxes that would be 150 million dollars.
अगर हम इसके इस डिसीजन को देखें तो इसमें एक बायस हम देख सकते हैं। अगर हम अपनी डिसीजन मेकिंग के ओवरऑल कोर्स को देखें तो इसमें हम एक बायस देख सकते हैं। वो बायस क्या है? दैट इज कंफर्मेशन बायस, and what that means is he placed more value on information that supports the company's existing beliefs. Or इनके company के existing beliefs, what were they? They were the credo of the company, that we care for for the people who uses our services and goods. लेकिन but if you look, अगर हम जो लास्ट हमने पिछले 2-3 क्लास से पहले हमने जो पीटर ड्रकर का हमने देखा था केस कि वो क्या कहता था। पीटर ड्रकर थीसिस को अगर हम देखें तो ही स्टेटेड दैट decisions are judgments. It's not a choice between right and wrong. Often they are a choice between two courses of action, neither of which is probably more right than the other. So what we must understand from this is so we must understand the alternatives fully. अब इसका जो ये point है कि we must understand the alternatives fully. So here and here the alternative would be meaning taking care of the shareholders of the company. वही बात थी कि अगर वो दूसरे अल्टरनेटिव को देखता कि नहीं जी मैं ये नहीं मंगवाता, मैं सिर्फ वो बैच मंगवाता हूँ जो कंटेमिनेट हुआ है, तो हो सकता था जो बैच, हालांकि इनके कंट्रोल प्रोडक्ट्स इतने बेहतर थे कि वो हर बैच को देखते थे कि ये बैच कहाँ जा रहा है, ये कब बना है, किसने बनाया, तो वो एग्जैक्टली लोकेट कर सकते थे कि किस बैच में कंटेमिनेशन हुई है, तो वो सिर्फ वही मंगवा सकते थे रादर देन के वो 31 मिलियन बॉटल्स ओवरऑल नेशन वाइड उन्होंने वो मंगवाते। और दूसरा वो अल्टरनेटिव उनके पास ये था कि जी वो फुली इस चीज़ को जो है ना निगलेक्ट करते कि नहीं ये हमारे एंड पे नहीं है, इनको वो 100 मिलियन का लॉस भी नहीं होता, इनको ये बाकी चीज़ें लॉस होता ऑफ कोर्स, लेकिन वो इतना नहीं होता, 100 मिलियन का नहीं होता। सो वो क्या था कि उसने अपने अल्टरनेटिव्स को फुली अंडरस्टैंड किया एंड देन ही वेंट फॉर इट कि नहीं जी मैंने दैट इज़ द राइट थिंग टू डू एंड दैट इज़ आवर क्रेडो एंड we have to recall all of our products. So Burke went with his decision and then he informed his team about it. अभी सर अगर हम next slide पे जाएं सर, अभी what did James Burke do about the crisis? He recalled the whole product, which cost him around about 100 million, and he made a team of 7 executives. और फिर जैसे कि स्टीव वॉन्कर ने वो किया था पीटर ड्रकर के थीसिस पे, कहा था कि a company channeling Drucker would tackle matters quite differently. They would rather focus rather than focus the process on getting the right answer. It would anchor on asking the right questions, and that's what James Burke did. He focused on the right question to be asked from his team of explorers. And what were the questions? The questions were, how do we protect people and how do we save our product? ठीक है, and then फिर उसने और क्या किया? He held conferences all over the country. उन्होंने जैसे एक वीडियो सैटेलाइट लिंक किया 30 cities में, एक पूरा एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, and फिर he bought ads, and then he set up 2 toll-free numbers, one for the consumer and another for the news agencies. फिर उन्होंने एक काम और किया कि ये तो हमारे प्रोडक्ट में अगर कंटेमिनेशन आ रही है तो क्या हो सकता है ये हमारे एंड पे ना हो, ये कोई इसको कंटेमिनेट कर रहा हो, कोई इसको अंदर से चेंज कर रहा हो। सो उसने कहा इस चीज़ को भी हमने सेव करना है, तो हाउ डू वी डू इट? फिर देन उसने इसके लिए भी कंपनी वो की एक्वायर की, और उसने उन्होंने क्या किया है कि एक ट्रिपल सील अरेंजमेंट उन्होंने दी कि जो बॉटल की सील होती है वो ट्रिपल सील हो, वो ऐसे सील हो कि जो कंपनी के सील कर सकती हो कोई और, अगर वो एक दफ़ा ओपन हो जाए तो दोबारा वो सील उस तरह से ना हो। तो ये उस दौर में भी ये सील मुतारिफ कराया गया। नेक्स्ट स्लाइड सर। नाउ अब ये तो उसने क्राइसिस को हैंडल करने के लिए ये स्टेप्स किए। अब उसने ये सोचा कि हाउ डू आई सेव द प्रोडक्ट? हाउ डू वी प्रोटेक्ट the people, and then how do we save our product? Now what he did for saving the product is by November of the same year, September में ये crisis हुआ, by November उनका जो market share था वो 35 से
7% पे आ गए। इट मींस कि उन्होंने 28% अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया था। लेकिन उसने क्या किया कि ही इंट्रोड्यूस न्यू कंटेनर्स विद थैंक यू अमेरिका स्टेटमेंट के थैंक यू अमेरिका, उस पर एक लोगो लगा दिया था कि थैंक यू अमेरिका हमें सपोर्ट करने के लिए, और वी एग्री, हमें पता है कि ये इस तरह का हुआ है, लेकिन विल कम अप टू योर एक्सपेक्टेशन एंड विल मेक इट राइट, विल मेक अप टू यू। तो और उसने ऑफर एंड ही ऑफर्ड टू रिप्लेस फ्री ऑफ चार्ज, और उसने ये कहा कि जी जिसके पास जिसने टाइलेनॉल की प्रोडक्ट ली और उससे यूज नहीं किया और उसने गार्बेज में फेंक दिए, तो उसके अगेंस्ट हम उसे एक फ्री बॉटल ऑफ जो न्यू टाइलेनॉल है वो हम देंगे। और देन ही इशूड 40 मिलियन कूपन्स वर्थ ऑफ $2.5 के जो भी टाइलेनॉल के प्रोडक्ट्स लेगा, साथ ही वो एक $2.5 का कूपन भी उसको, किसी को एक तो किसी को ज्यादा वो कूपन्स भी मिलेंगे, एंड दैट वो $40 मिलियन के थे ओवरऑल। हेल्ड वही वीडियो कॉन्फ्रेंसेस उसने हेल्ड किया। और अगर हम देखें तो आफ्टर ईयर क्या हुआ कि वो उसका जो मार्केट शेयर था वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस 30% पे आ गया। नेक्स्ट स्लाइड सर। कंक्लूजन हम इससे क्या लेते हैं, इन्होंने जो डिसीजन लिए जेम्स बर्क ने, इससे हम क्या कंक्लूड, वही बात मैंने पहले भी की थी कि अल्टरनेटिव्स इसके पास क्या थे। अल्टरनेटिव्स इसके पास काफ़ी सारे थे जो हमने एक्सप्लेन किया कि ये बिल्कुल डिनाई कर देता, इस चीज़ को कवर अप कर लेता, ये सिर्फ वो बॉटल्स मंगवाता जिसमें टाइलेनॉल की प्रोडक्ट्स जो कंटेमिनेट हुई थी, रादर देन के सारे वो 31 मिलियन बॉटल्स मंगवाता। लेकिन ये पूरा एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक वो था, ड्रिल थी। लेकिन उसने क्या किया कि नहीं, वी केयर अबाउट कंज्यूमर्स, और उसने जो है ना वो सारी बॉटल्स मंगवाई। तो दैट्स व्हाई ये जो आर्टिकल है और ये केस स्टडी है, इसे द शेयर व्हाई शेयर होल्डर कम्स द लास्ट, इससे हमें ये आंसर मिलता है कि इस वजह से शेयर होल्डर कम्स द लास्ट। और इससे क्या हुआ कि इवन दो उसने शेयर होल्डर की उस टाइम नहीं मानी, उस टाइम उसने बिल्कुल एंड पे रखा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अ ईयर क्या हुआ कि वही उनका मार्केट शेयर जो था वो वापस 30% पे आ गया था। और मतलब अल्टरनेटिवली अगर उसने शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अल्टरनेटिवली ख्याल रखा भी कि उसने वो प्रोडक्ट को रेजरेक्ट किया, वापस उसको 30% पे लाया, और जिसकी वजह से अभी तक लोग इस क्राइसिस मैनेजमेंट को काफ़ी सराहते हैं। And thank you. That's all for now. Any questions? जी जबरदस्त है सनुल्लाह, इट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। किसी ने कुछ पूछना हो, किसी ने कुछ बताना हो या सजेस्ट करना हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जिस तरह हम फेस वैल्यू पे लेते हैं इसको, और जिस तरह ये इन्होंने बताया कि अपने क्रेडो के लिहाज से और क्रेडो की वजह से इन्होंने जो है ये किया जो इन्होंने किया, कंज्यूमर फर्स्ट इनके लिए थे, और जो आपके स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे इनके पास, वो इनके लिए उनकी इन्होंने नहीं सुनी। लेकिन यू कैन क्वेश्चन देम टू, जिस तरह आप CSR एक्टिविटीज कई बारी कंपनीज अपने लिए करती हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी नीयत पे, इंटेंशन के ऊपर जो है वो सवाल उठाया जा सकता है, और उठाते हैं लोग, और कई बार पर्पस उसका और भी होता है। हम इसकी फेस वैल्यू पे इसको लेते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा वैसे ही समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इतना बुरी तरह फंस गए हो कि उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो, क्योंकि शायद ये एक SBU बाकी SBUs को भी डैमेज करता। तो कई बारी हम लोग जब तक फंस ना जाएं तब तक जो है वो कोशिश नहीं करते चीजों को ठीक करने की। ये हम लोग इसकी फेस वैल्यू पे इसको लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बेहतर है हमारे यहाँ से। हम लोगों की जरा तबीयत और तरह की है, नेचर और तरह की है। सारे जितने 3-4-7 पार्टिसिपेंट्स हम सारे मेरे समेत, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ, आप भी होपफुली कोई नहीं तो आपके पास इंसिडेंट होगा। जिस तरह हम लोग चीजें इंप्लीमेंट करते हैं या चीजें लेके चलते हैं, आई होप आपको अंदाजा होगा कि जो 80% कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हो वो 2 नंबर होती हैं, वो जाली होती हैं। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं जानता हूँ जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद सारे में कॉस्मेटिक्स सप्लाई करते हैं, और ये सारा कॉस्मेटिक्स जो ये राजा बाजार मेन यहाँ से जो हब है होलसेल का, यहाँ से आता है। जी सर, बिल्कुल। आप यकीन करें या ना करें, वहां पे
पूरी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे खाली 2 नंबर चीजों का काम होता है, 2 नंबर कॉस्मेटिक्स का काम होता है। और वहां पे ये जो ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, बहुत सारे मेल और फीमेल जो लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं कॉस्मेटिक्स का, वो भी वहां से चीजें परचेज कर रहे होते हैं। आप वेजलीन से लेके हर चीज के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है, अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी। आप जो मॉल्स के अंदर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये पूरे पूरे मॉल्स को माल सप्लाई करते हैं, और ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं इनके अंदर भी चीजें बड़ा मुश्किल से आपको अच्छी क्वालिटी मिलती हैं। आम शॉप के अंदर तो बड़ा मुश्किल है, और आम शॉपकीपर आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता। जो डिस्ट्रीब्यूटर है कई बारी होलसेलर भी कोशिश करता है कि वो चीजों को चेक ना कर पाए। ऐसी सी मतलब टेक्निक्स हैं हमारे पास कि आप परेशान हो जाते हैं। ये स्टीम करके, स्टीम से जो उसकी एक्सपायरी होती है कॉस्मेटिक्स की, वो स्टीम से कुछ करते हैं और वो उसको रिमूव करके वहां पे नई चीज लगा देते हैं, नए स्टिकर्स लगा देते हैं। तो आम जो दुकानदार है या आम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मैंने जो मुझे पता लगा कि बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा जो सामान है वो ठीक है और कौन सा सामान ठीक नहीं है। और वो सारे कहते हैं अमूमन होता है ऐसे कि हमने एक बार एक चीज ठीक ली है, हमें उसने कस्टमर बनाने के लिए, उस डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर बनाने के लिए एक बार सामान ठीक दिए, नेक्स्ट टाइम उसकी कोशिश होती है कि मैं 80% सामान जो है वो गलत दे दूं, खराब दूं, 2 नंबर दे दूं, और 2% जो सामने नजर आना है वो अच्छा सामान दे दूं, ये चीजें दे दूं। तो ये भी जो है हमारे यहाँ होता है। फिर आप मार्केट्स के अंदर जाते होगे, आपको पता होगा आजकल गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है, 425 रुपीज या 400 रुपीज के जी लिखा होगा गोश्त का, लेकिन आपको मिलेगा 600-700 रुपीज का। पर सामने उन्होंने जो है वो लगाया हुआ होता है, सजा के उन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई होती है। तो इस तरह की जो मेल प्रैक्टिसेस है हमारी, हर इदारा करता है। इनरॉन बहुत बड़ा इदारा था, ताज कंपनी कुरान पाक बनाती थी, ये सब 2000 में स्कैंडल्स इनके सामने आए थे जो ये काम किया करते थे। अमूमन बहुत जल्दी जो ग्रोथ है वो भी क्वेश्चनेबल होती है कि एकदम से जो है वो पैसा आने शुरू हो जाए। तो ये सब चीजें जो हैं उनकी इंटेंशन भी, और फिर जब तक वो, अब लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कुछ लॉ ऐसा कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में अप्रेंटिस रखने पड़ते हैं, इंटर्नीज रखने पड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस तरह नहीं करती, उनको नहीं रखती। जॉब सिक्योरिटी या जॉब के अंदर एक्सप्लॉयटेशन इंतहा की है। आम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये टीचर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं टीचर्स को। अच्छे आप देखोगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छे लोग रिक्रूट होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिफाइड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, कंपैटिटिव होते हैं, वो लोग जो है वो रिक्रूट होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर। लेकिन मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया या मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा, वो वहां पे सर्व करने के बजाय कहीं और सर्व कर रहते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर हो। जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था, पंजाब के जो इंस्पेक्टर्स हैं जो ड्रग जिन्होंने कंट्रोल करनी है, वो अपनी सैलरी अलग लेते हैं और वहां से पैसे अलग कमाते हैं। डॉक्टर्स शायद हॉस्पिटल में बैठने के बजाय क्लिनिक्स में जो है वो अच्छी तरह काम करते हैं और हॉस्पिटल्स में टाइम पे नहीं आते और सीधा परफॉर्म नहीं करते। टीचर्स स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट टीचर्स, आप यकीन करें रिक्रूटमेंट सिस्टम हमारे अच्छे हैं, ये अच्छे लोग होते हैं, और जितने अच्छे लोग होते हैं उतनी अच्छी तरह से जो है 2 नंबरी करते हैं। टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, सैलरी उनकी प्राइवेट स्कूल के सेक्टर से बेहतर सैलरी होती है, जॉब सिक्योरिटी बेहतर होती है, पर वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और वहां पे बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने ट्यूशन सेंटर्स और एकेडमीज खोल लेते हैं। तो ये जो सोसाइटी के अंदर मसला है या एक्सप्लॉइटेशन, आप में भी कुछ जो है मेरे ख्याल से एहसानुल्लाह हमारे जो है वो शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आई गेस, लेकिन और जो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, उनको इतना खींच के रखा होता है अपनी कंपनीज ने कि वो कहीं और काम नहीं कर पाते, कुछ और पढ़ नहीं पाते। अमूमन जो मैंने देखा एमएस के अंदर या पीएचडी के अंदर जो जॉबियंस, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं और वो सतपढ़ भी रहते हैं, उनमें मेजोरिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती है। शायद उनके ऊपर, सब पे नहीं मैं बात कर रहा, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन
मेजोरिटी इसके अंदर वो एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज शायद शायद उनके ऊपर लोड तो होना चाहिए पर वो उस तरह लोड शायद लेते नहीं है। कुछ जगहों पे बड़ा सख्ती से भी काम होता है। तो आई होप अगली बार थोड़ा सा इसको और देखेंगे। अगली प्रेजेंटेशंस जो है हमारी वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो मिलेंगे, ये आईफोन मेरे ख्याल से सईदा नूर जो है वो बार बार आईफोन से आती है हमारे पास। कोशिश क्या करें अपने नाम के साथ एंटर हुआ करें क्लास के अंदर। आप लोगों को मैं एक मैंने असाइनमेंट और भी देनी है, आप लोगों को प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में देखूंगा, आपको मैंने और सेंड करनी है और इंशाल्लाह मैं आपको ईमेल कर दूंगा। आपको मेरी आवाज जी आ सर। जी जी सर। अच्छा सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, वो डिसीजन मेकिंग की ना मेरे 2 आ रही हैं रजिस्टर हुए सब्जेक्ट्स ना, और उसमें एक वाला जो है उसमें नहीं शो हो रहा कोई भी असाइनमेंट का और लास्ट डेट वगैरह का ना, जी जी जो वो लास्ट लास्ट कोरोना आयशा वायरस की आयशा आपने की थी। वो हुआ इस हाँ तरह जी। लास्ट टाइम मैंने ना आप लोगों को सबको एक ग्रुप में दोबारा ऐड कर दिया था। तो अभी आप में से कुछ लोग जी जो है जी ना वो सर। 2 में इन्वॉल्व हुए हुए होंगे, तो जी उस पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने जिसमें ठीक है ज्यादातर सर। चीजें मैंने अपलोड की, सारे ग्रुप्स अपलोड किए हुए, आप वहां चीजें अपलोड करते रहो। जी। ये जिस तरह जो सर आप इशू फेस कर रहे हो ना, इस तरह मेरी कुछ क्लासेस है उसके अंदर 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मुझे 4 जगह चीजें अपलोड करनी अच्छा। पड़ती हैं, 4 जगह लिंक्स शेयर करने पड़ते हैं। तो सर वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज और वैसे सर। जी 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 ऐसा मिला। सर वो हमने ऑनलाइन कोई कोर्स करना है या नहीं करना? जी जी नहीं आपने वो करना। कोर्स करना ऑनलाइन, बाकी सब ने सबमिट करा दिया हुआ है। मैं भी सर आज लेकिन वो तो सारी पेड आ रही है, मैंने काफी देखा है, मतलब नहीं एक दिन का मैं मैंने आपको पूरा दूंगा, लगा जो मैं दिया, वो आपको जो काफी दूंगा पेड। मैं आपको जो दूंगा वो पेड नहीं होगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री हैं। हाँ ये है कि कुछ में आपको फ्री सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ में अब जिस तरह हार्वर्ड का कोर्स हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, अब उसके अंदर आप एक है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर लें, उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, हाँ नॉलेज मिलेगा। तो वो फिर हम एक सर एक कैसे एक शो उसमें एक करेंगे? और है जिसमें आप $40 है या $120 है मेरे ख्याल से, जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, जो हार्वर्ड स्कूल का चल रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उसमें $120 है उस सर्टिफिकेट के। तो 120 बड़ी नॉमिनल सी फी है एक सर्टिफिकेट के लिए जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिले। तो लेकिन मैं आपको जो कोर्स दूंगा, बहुत सारे कोर्स हैं जिनमें फ्री सर्टिफिकेशंस हैं, तो मैं आपको खुद अब कोर्स एक बता दूंगा जो आप लोगों ने करना होगा। आप लोगों को मैंने कहा था ढूंढने, बहरहाल अब मैं खुद जो है आपको कोई कोर्स दे दूंगा जो आप लोगों ने करना होगा, और वो फ्री सर्टिफिकेशन उसकी होगी। तो बाकी सब ने कर लिया हुआ, आप लोग रहते हैं पर हम आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भी दे दूंगा, और आपको जो एक मैंने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट देनी है वो भी मैं उसकी डिटेल्स सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सलमान अपना ख्याल, सारे अपना ख्याल रखिएगा। सर जी एक और बात बस। जी आयशा। सॉरी। अच्छा सर, उसमें ये भी था ना कि जो असाइनमेंट की डेट थी ना, लास्ट डेट मतलब सबमिट कराने की, वो जैसे 4 अप्रैल आ रही है, मेरा सब्जेक्ट रजिस्टर लेट हुआ है तो वो मुझे शो लेट हो रहा है, पर मैंने आपको मेल वगैरह की हुई है, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है कि अगर मैं अभी उस पर वो चीज़ें अपलोड कर दूँ तो? अगर उसकी डेट है तो अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो मुझे नहीं, ईमेल वो कर दें। डेट खत्म हो आपने गई है। आपने पहले वाले में तो अपलोड, ईमेल मैंने ऑलरेडी आपने आपको की हुई है, आपने पहले ईमेल्स आपने की पहले हुई है वाले में तो टाइम। अपलोड की थी ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो नहीं भी नहीं, पहले वाली में भी नहीं की थी क्योंकि मेरा मुअल्लिम का इशू आया हुआ था, तो अच्छा। मैंने आपको लेकिन मेल की हुई है ठीक है सारी कोई चीजें। इशू नहीं, अगर ईमेल की हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। आजकल मुझे तो ठीक है सर, थैंक यू। आजकल हम लोगों को आजकल जो है वो मुअल्लिम भी चेक करना पड़ता है, ईमेल भी चेक करनी पड़ती है, व्हाट्सएप भी चेक करना पड़ता है, तो काफी जगहों पे जो है वो हम चीजें चेक करते होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में चलो ठीक। मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।